चलना सर। बा का उच्चारण स्थान यदि कोई कहे तो सब कुछ जानते हो आप। बा का उच्चारण स्थान क्या होता है? एक मिनट रुकना सर, तो आता है सुन। सबसे पहले यदि कहें तो जो पहला प्रश्न आता है कि बा का उच्चारण स्थान क्या है। कोई कहता है कि बा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बा का उच्चारण स्थान क्या बताते हो? आप खुद जानते हो, उच्चारण स्थान आपको आने चाहिए। संस्कृत हो चाहे हिंदी, उच्चारण स्थान आपके पूछे जाते। तो पहला क्वेश्चन जो आपका संस्कृत का है कि बा का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखना सर जरा, सारे उच्चारण स्थान यहाँ पर हमने ले रखे हैं, चाहे कोई भी हो। तो पहला आपका क्या आता है, देखना सर, अकूह विसर्जिया नाम कंठा। अकूह विसर्जिया नाम कंठा का मतलब क्या होता है? आ हो, मतलब अकूह विसर्जिया कंठा का मतलब क्या है? ये आ का मतलब क्या है? आ हो। आपका बड़ा हो, का मतलब क्या है? का वर्ग हो। का वर्ग में आने वाले कोई भी आपके पांचों के पांचों वर्ण हो। साथ में हा, तो आपका हा वर्ण है, और फिर इसके बाद है आपका विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका कंठ होता है। फिर उसके बाद यदि कोई कहे इचुष्यानाम तालु। इचुष्यानाम तालु का मतलब है जो आपका ई है, आपका ई हो, बड़ी ई हो, या आपका चा मतलब चा वर्ग हो। चा वर्ग में जो आपके आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सारे वर्ण हो। उसके बाद कोई कहता है या, तो आपका या हो, साथ में आपका सा तो सा हो। ये सारे के सारे वर्ण कहाँ से बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। यदि इसके बाद कहें ऋतुषाणाम मूर्धा, मतलब मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होंगे? तो आपका ये री है, ये री है, ये टा वर्ग है, टा वर्ग के बाद ये रा है, और ये आपका सा है। तो इसको किसके अंतर्गत कहा जाता है? मूर्धन्य सा के अंतर्गत। यदि कोई कहे ऋतुल सानाम दंता, तो ऋतुल सानाम दंता में आप जानते हो ये रिल ता वर्ग, आपका ता वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हुए वो सारे। इसके बाद आपका ला हुआ और सा हुआ, ये सारे वर्ण किसके सारे बोले जाएंगे? दांत के सारे, क्योंकि ऋतुल सानाम दंता। इसके बाद आता है उपध्यामाना ओष्टो। ऊ हो, बड़ो हो, पा वर्ग हो, आपका उपध्यामानी, मतलब जी आपके पा के पहले अब मूल्य और अर्धमूल्य जो आपके लगे होते हैं। तो आपका अभी नीचे आएगा, हम आपको बता देंगे, जब भी कभी का के आगे इस प्रकार का साइन लगा हो या खा के आगे लगा हो तो उनको कुछ और वर्ण कहते हैं, लेकिन यही साइन पा और आपका फा के आगे लग जाए तो वह वर्ण आपका क्या बन जाते हैं? दूसरे वर्ण बन जाते हैं। ठीक है सर, अभी लेते हैं इसको, आप परेशान ना हो, अभी समझाते हैं। ये सब कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ वर्ण से, ओष्ठ से बोले जाएंगे। इसके बाद है अमंगलम नासिका। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होंगे? तो लास्ट के जो आपके पंचम वर्ण हैं वो सारे के सारे कहाँ से बोले जाएंगे? आपके नासिका से बोले जाएंगे, आपका पूरा मा तक। यानी कि जो भी का वर्ग हो, चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो, पा वर्ग के जो पंचम वर्ण होंगे वो कहाँ से बोले जाएंगे? नासिका से बोले जाएंगे। इनको आप क्या कहते हो? तो अनुनासिक वर्ण के रूप में भी पूछ लिया जाता कि आखिर अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, तो ये आपके अनुनासिक वर्ण के तौर पर जाने जाते हैं। एदतो कंठ तालु। एदतो कंठ तालु का मतलब है ए और अय किस कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ और तालु। यहाँ से आपके कंठ और तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? ए और अय बोले जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है सर कि एदेतो कंठ तालु का मतलब आपका ए और अय, यानी कि जो उच्चारण स्थान है ए और अय का कहाँ होगा? कंठ और तालु होगा। इसके बाद उदोतो कंठोष्टम। उदोतो कंठोष्टम मतलब है ओ और औ कहाँ से? कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। और कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वो केवल क्या होते हैं? ओ और औ होते हैं। इसका मतलब ये है सर जो दो स्थानों से बोले जा रहे हैं, वैसे देखा जाए दो स्थानों से बोले जाने वाले कुल वर्णों की संख्या 10 होती है। टोटल दो स्थानों से कौन कौन से वर्ण बोले जाते तो कुल 10 होते हैं, लेकिन कम पूछे जाते। ये सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे एदेतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्टम। कंठ और तालु से बोलने वाले वर्ण कौन होंगे? ए और अय होंगे। आपके कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले वर्ण आपके कौन होंगे? ओ और औ होंगे। इसके बाद यदि कोई कहता है तो सर समझना, आपका इसी में आता है आपका ये आपका, ये तो आप जानते हो कि इनको अभी बाद में हम पढ़ेंगे, आपको हमने पढ़ाया भी है। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो हमने पढ़ाया भी है। ध्यान करो, जो आपके मिलकर संधि का योग करते हैं, ध्यान करो, आपको हमने बताया था संधि अक्षर कहा जाता है। यूपी टेट के ओल्ड बच्चों को पढ़ा रखा है, वर्णमाला में उनको संधि अक्षर कहा जाता। अभी बाद में जब वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर संधि अक्षर मिलेगा कि संधि अक्षर किन्हें कहा जाता है या दीर्घ अक्षर किन्हें कहा जाता। ध्यान करो, दीर्घ संधि और आपकी संधियों के अंतर्गत इन वर्णों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है वकारस दंतोष्टम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, पेपर में कई बार आता है। वकारस दंतोष्टम का मतलब है आपका वा का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्टम। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वकारस दंतोष्टम। तो यही आपका पूछा गया है 9वां, जिसको क्या कहा गया है? वकारस दंतोष्टम। यदि कहें 2-3 पॉइंट और सर जिसकी हम बात आपसे कर रहे थे, देखना सर जरा। नासिका अनुनासर, तो ये तो आप जानते हो कि ये अंग है वो आपका क्या कहलाता है? अनुसार कहलाता है। यदि कोई कहे
जीहा मूलस्य जीहा मूला, सुनना सर जरा इसके बारे में 2 मिनट और सुनना सर। ये आपके 2 वर्ण हैं जो भी हम आपको बता रहे थे। उपध्यामानी कौन से वर्ण आते हैं? जब पा या फा के पहले इस प्रकार का साइन आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है? उपध्यामानी। लेकिन यही वर्ण यदि ध्यान रखना किसके बाद ये आपका लिख दिया है क्या? का और खा, यानी कि ये का और खा के पहले यदि ये वर्ण आ जाए तो उनको क्या कहा जाता है? जीवामूली कहा जाता। तो कौन से वर्ण? 2 वर्ण आपके जीवामूली हैं और आपके 2 वर्ण कौन से हैं? उपध्यामानी हैं। ठीक है सर, इनको याद रखना। चलिए एक पॉइंट और लेते हैं सर। एक पॉइंट ये रहा सर, आपकी जो ये दी गई है, मतलब कौन कौन से वर्ण हैं जो 2 उच्चारण स्थान वाले हैं। एक आपका ये ड़ा है, ये माँ है, ये ओ औ है, ये कंठ और नासिका से, ये मूर्धा और नासिका से, ये ओष्ठ और नासिका से, ये ओ और कंठ और ओष्ठ से। आपका ये यहाँ है, ये तालु और नासिका से, ये ना है, ये दंत और नासिका से, ये आए हैं, ये कंठ तालु से, और आपका वा जो है वो दंत और ओष्ठ से। तो कुल मिलाकर आपके जो 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। ठीक है सर, चलिए अब आप बड़े आराम से इसको टिक कर सकते हैं सर कि आपका जो बा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप समझ गए कि दंत और ओष्ठ, यानी कि जो आपका किससे बोला जाता है? दोनों से बोला जाता है। ठीक है सर, यहाँ से 1 नंबर हर बार यूपी टेट में पूछा जाता, चाहे वो संस्कृत हो और हिंदी हो, सकता दोनों में आपको पूछने को मिल जाए। तो वो टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है सर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगला जो आता है आपका प्रश्न, समझना सर जरा। यदि कहें यहाँ पर तो देखना घुटने के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द क्या है? तो समझना सर जरा। वैसे तो आप जानते होंगे कि घुटने के लिए जो प्रयुक्त संस्कृत शब्द होता है वो क्या आता है, तो आप जानते हो। उरु हुआ, जानू हुआ, हनु हुआ, जघन हुआ। समझना सर जरा। वैसे तो देखा जाए घुटने के लिए किसका शब्द प्रयोग करते हो आप? जानू। यानी कि घुटने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपका घुटने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वो आपका क्या होता है? जानू शब्द प्रयोग किया जाता। आप जानते हो सर ये उरु जो शब्द है ये जंघा के लिए किया जाता है। किसके लिए सर? जंघा। यानी जो उरु शब्द होगा वो किसके लिए होगा? आपका जंघा के लिए होगा। जबकि जानू शब्द आपका किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? घुटने के लिए। यानी घुटने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? जानू। यदि आप कहते हो हनु, तो हनु शब्द के बारे में यदि कहें तो आप जानते हो हनुमान, हनु, उनको हनुमान कहा जाता है, मतलब जबड़ा। यानी कि जबड़े के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हनु। लास्ट में आता है आपका जघन। तो जघन जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो समझना सर जरा। जो जघन शब्द होगा वो जघन शब्द आपका नितंब के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं। जघन जो है वो नितंब के लिए, हनु जो है आपका किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जबड़े के लिए, और जानू जो है वो घुटने के लिए, और उरु जो है वो आपका किसके लिए? जंघा के लिए। तो आपके लिए केवल एक ही पूछा गया है इसमें, घुटने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? तो घुटने के लिए आपका शब्द प्रयोग होगा जानू। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझना सर अगला। फिर देखना ये आपका यूपी टेट में यहाँ से संस्कृत से आपका ये 3 प्रश्न मान के चलना आपके यूपी टेट में आएंगे। मतलब एक तो आपका उच्चारण स्थान, दूसरा आपका जो बताया कि कोई संस्कृत शब्द पूछेंगे या फल पूछेंगे या किसी ना किसी के बारे में पूछेंगे, और तीसरा आता है आपका एकोन चत्वारिश संत, पता नहीं। ठीक है, समझना सर जरा क्या है, देखना सर जरा। यदि कोई कहे तो वैसे तो संस्कृत के सारे आपको संस्कृत के सारे जितने आपके 1 से लेकर 100 तक की गिनती के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी आपकी अंक हैं, उन सबकी संस्कृत आपको क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। फिर भी सबकी संस्कृत याद करने की जरूरत कभी पड़ती नहीं। देखना सर जरा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी सभी की संस्कृत याद करने की। आप खुद देख लेना सर। जैसे कि ये दिया है, समझना सर जरा, ये दिया है आप, और वैसे भी आपके पेपर में क्या आएगा हम बता देंगे। जैसे ये दिया है आपका, सपोज दैट ये आपकी कोई टेबल है और इसमें 1 को क्या कहा गया है? एका, 2 को 2 कहा गया है, 3 को त्रय, 4 को चत्वारी, 5 को पंच, 6 को सट या सड़, 7 को सप्त, 8 को अष्ट या अष्ट, और 9 को नव, और 10 को 10 कहा गया है। ठीक है ना सर। अब समझना सर जरा एकादश, समझना सर जरा। यहाँ तक तो सभी को याद होती है, बच्चे को यहाँ तक याद होती है। अब यहाँ भी देखना सर जरा, कोई भी पूछ ले कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ एकादश है, सपोज दैट ये लिखा है एकादश, आपको पूछा जाए कि ये किसका वर्ड है, उल्टा कर देना। 10 का मतलब होता है 10 प्लस 1 का मतलब होता है 1, मतलब 10 और 1 क्या हो गया? 11। कोई भी आप अप्लाई कर लेना, किसी में भी आपको तुरंत मिल जाएगा। कोई कहता है द्वादश, 10 का मतलब है 10 प्लस द्वा का मतलब है 2, यानी कि क्या हो गया? 12। कोई कहे त्रयोदश, 10 का मतलब है 10, लास्ट वाले को आगे कर दो और आगे वाले को पीछे करके जोड़ के लिख दो। त्रय को मतलब होता है 3, यानी कि आपका इसका मतलब क्या है? आपका 13।
कोई कहे चतुर्दश, कहीं पर भी आप चले जाओ सर, कोई भी आपसे पूछे, बस केवल याद किसको रखना है वो हम आपको बता देते हैं। कोई कहता है विंशति, त्रयोविंशति, विंशति का मतलब होता है 20, तो पहले 20 को लिखा विंशति और त्रय उसमें आपने जोड़ दिया तो कितना हो गया 23, यानी अपने आप वो खुद बताएगा कि आखिर कौन सा अंक है। बात समझ में आ रही होगी सर। तो ये सब याद नहीं करने हैं आपको, कोई याद नहीं करना, केवल याद रखना है केवल क्या, एक 19 याद रखोगे, एक 29 याद रखोगे, एक 39 याद रखोगे, एक 49 याद रखोगे, एक 59 याद रखोगे। बस यदि आए तो यूपी टेट में तो इन 3 से पूछ ले आता है, तो 19 आएगा या 29 आएगा या 39 आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आता सर। क्यों? 19 को या 29 को या 39 को या 49 को, इनको ही दो 3 नामों से लिख सकते हैं। जैसे देखना सर, 19 का मतलब क्या है, या तो नवदस कह दो या कह दो ऊनविंशति। तो नवदस का मतलब क्या है आप समझ जाना सर, ये 10 है तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा कि आपने लिख लिया है नवदस, तो नवदस का मतलब है 10 को यहाँ कर दिया और नव को यहाँ, तो 10 प्लस आपका नव मतलब 9 कितना हो गया आपका 19 हो गया, सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊनविंशति यदि है, ऊनविंशति को समझना सर, विंशति में कहते हो ऊना है, मतलब ऊना क्या एक कम है। ऊना की जगह यदि वो कह दें एकोनविंशति या एकोनविंशति, कुछ भी कह दें, एकोनविंशति भी कह दें, तो एकोनविंशति 20 में एकोन मतलब एक क्या है आपका कम है, तो एकोनविंशति का मतलब भी क्या होता है 19 होता है। इन 3 वर्णों में से ये नवदस नहीं आता है यूपी टेट में, या तो ऊनविंशति पूछा जाएगा या एकोनविंशति पूछा जाएगा। समझना सर जरा, यहाँ से केवल 19 आप याद रखोगे एक बार, वो भी हमने आपको समझा दिया कि आपको कैसे याद रखना है। यदि कोई कहे तो दूसरे नंबर पर जो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको जो याद रखना है सर समझना, यदि कोई कहता है तो आपको कौन कौन से याद रखना है, एक 29 याद रखना है, ध्यान रखना, नवविंशति कहें, ठीक है ना, एकोनविंशति कहें, कुछ भी कहें आपको, एक आपका 39 आपको याद रखना है। 39 के लिए वो क्या कहेंगे, नवत्रिंशत का मतलब क्या है देखना सर जरा, नवत्रिंशत का मतलब है 30 प्लस नव का मतलब है 9, जोड़ दिया क्या हो गया है आपका 39। ये तो पहला शब्द अपने आप बता देगा कि आखिर अंक कौन सा है। ऊन चत्वारिशिन, मतलब ऊन का मतलब ऊना है एक कम है, और किस में है 44 मतलब कि 40 में, तो 40 में एक कम क्या होगा आपका 39। एकोन 44 मतलब क्या है 44, यानी कि 40 में एकोन मतलब एक क्या है आपका कम है, तो उसको आप क्या कहोगे 39। ठीक है सर। अब कोई भी आपसे पूछ ले, आपको केवल 4 याद रखना है, एक 19 का याद रखोगे, एक 29 का याद रखोगे, एक 39 का याद रखोगे और एक 49 का। यूपी टेट में बस यहीं से पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं। लेकिन फिर भी आपको सब कुछ याद रखना है। जैसे कि ये आपका दिया है कौन सा सर 49, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत यूपी टेट में पूछा जाता है। ठीक है सर, आपका 49 बहुत पूछा जाता है। नव चत्वारिशिन, ऊन 50, एकोन 50, तो याद रखना सर, एकोन या ऊन 50 हो मतलब 50 में एक कम है, तो उसको हम किसके अंतर्गत जाएंगे, 50 में से एक क्या कर देंगे कम, यानी कि 49 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। कहीं भी आप चले जाओ, 59 पर भी आप जाओगे तब भी यही रहेगा। ये रहा 59, तो नव 50 मतलब 50 का मतलब 50 और नव का मतलब 9, तो 50 प्लस 9 आपका क्या हो गया 59। ऊन षष्ठी और एकोन षष्ठी, मतलब षष्ठी में एक कम, या ऊन आपका ऊना है मतलब क्या एक कम है, यानी उसको ही आप किसके अंतर्गत रखोगे 59 के अंतर्गत। तो बस केवल सर जो आपके 19 हुए या 29 हुए या 39 हुए या 49 हुए, बस यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं पूछा जाता। अब आप कोई भी टिक कर दोगे सर, देखना सर जरा, इन्होंने कहा है एकोन 44, मतलब एकोन यदि लगा है या ऊन लगा है तो मतलब है कि जो बाद का अक्षर है वो क्या है एक कम है, और आपका 44 मान 40 और एक कर दिया कम, तो आपका क्या हो गया 39। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करने को मिलेगा, वी ऑप्शन। ठीक है सर, चलिए फिर आगे समझना सर जरा। चलिए सर, ये तो आपको आता ही होगा, सुनना सर। ग्रुपदेश समझना सर जरा, ग्रुपदेश में संधि कौन सी है प्रयुक्त। तो कोई पूछता है कि ग्रुपदेश में संधि कौन सी है, तो आपको हमने ये तोड़ना बताया था। जब भी वो कहे कि बताओ कौन सी संधि है, ये आपका लिखा हुआ है ग्रुपदेश, और ये लिखा है गुरुपदेशा। चूंकि संस्कृत है तो उसमें आहा आपका जो बिंदी है वो तो रहेगी संस्कृत की। अब इसको यदि आप तोड़ते हो तो बड़े आराम से संधि आपकी निकल आएगी, क्या गुण होगी, क्या यण होगी, कि दीर्घ होगी, क्या आयादी होगी, बड़े आराम से निकाल लोगे सर। देखना सर जरा, यदि आप इसको तोड़कर करते हो तब भी ठीक है। ये आपने गुरु को क्या कर दिया इस प्रकार से,
ये रा किया, ठीक है ना सर। इस रा को आपने क्या कर लिया आधा, धन आपने ये ऊ क्या कर लिया है अलग, भाई यही है आपका गुरु। यदि हम कहें धन आपने क्या कर लिया है पदेश, देखना सर जरा, अब होगा क्या, ये जो ऊ का निर्माण यानी कि ये बड़ा ऊ है, हमने लिखा भले ही वो आपका है, लिखना सर जरा इसको अच्छे से, ये ध्यान करो, जब भी आपका ये किसी भी वर्ण से इस प्रकार से चिपक के जाए, मतलब सीधा है, यदि ये इस प्रकार से है या इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आए या इस प्रकार से आए तो इसको आप छुटाऊ का बोलते हैं, लेकिन यही इस प्रकार से लगा हो तो इसको क्या बोल देते हैं बड़ो, और यही आपका इस प्रकार से लगा हो तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा गैप होना चाहिए, थोड़ा उससे हटके दूर होना चाहिए। या कहीं कहीं बुक्स में यही कहते हैं कि आप सीधा इस प्रकार से है तो आपका क्या होगा, छुटाऊ होगा, इस प्रकार से तो छुटाऊ होगा, लेकिन इस प्रकार से है तो उसको आप क्या कहेंगे, फिर बड़ो कहेंगे। बात समझ गए। तो यहाँ पर जो आपका ये है ये किसके अंतर्गत आएगा, आपका बड़ो के अंतर्गत आएगा। अब ध्यान रखना सर, ये गुरु उपदेश बड़ो जो होगा वह किससे मिलके बना होगा, वैसे तो आपको जब भी क्या कहें, ध्यान करो, जब भी आपको बड़ा हो, जब भी आपको बड़ी हो, जब भी आपको बड़ो हो, या जब भी आपको री हो, या जब भी आपको रिल हो, तो आप किसके अंतर्गत जाते हो, आप खुद पता है कि आप दीर्घ संधि के अंतर्गत जाते हो, यानी कि आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर टिक कर दो कि ये कौन सी संधि है, आपकी दीर्घ संधि है। बात समझना सर जरा, संधियां बहुत सरल होती हैं सर, कोई भी ऐसी संधि नहीं है, चाहे वो सर संस्कृत की हो चाहे हिंदी की हो, तुरंत के तुरंत आपकी क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। ठीक है सर, चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक टिक कर दोगे। और यदि आप शॉर्ट में लिखें और इसको आगे लिखें तो ये ऊ किससे बनेगा, ऊ या बड़ऊ से, या ऊ या बड़ऊ से। अब सर उपदेश में क्या आता है, छुटाऊ आता है कि बड़ऊ, आपका गुरु में छुटाऊ आता है कि बड़ऊ, तो आप क्या कहोगे, ये करोगे गुरु धन आपने क्या कर दिया उपदेश, तो गुरु धन उपदेश क्या हो गया आपका गुरु उपदेश। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट लेते हैं सर अगली संधि। इसमें कहा गया है कि बताइए विसर्ग संधि का उदाहरण है, और विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, तो आपको समझना है कि सर आखिर विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा। तो विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होगा, आप खुद जान जाओगे कि सर विसर्ग संधि का उदाहरण है क्या। फोन आ रहे होंगे, को साइलेंट कर दो, हमने भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, वो नहीं चल रहा है नेट, हम क्या करें, समझ आए। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, विसर्ग संधि आप सभी में एक बार चेक कर लो, महोषधि, तल्लय, आपका सन्मित्र, नमस्ते, इन सभी में कौन सी संधि है, जब आप चेक करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है। समझना सर जरा, आपको वैसे तो सब कुछ आता है, फिर भी एक एक बार सर आप कर लें तो अच्छा रहेगा। समझना सर जरा, वैसे तो आपको सब कुछ आता है, पता है सर आपको सब कुछ आता है, आप बहुत ही होशियार हैं सर, समझना सर बहुत ही होशियार हैं। ध्यान रखना सर जरा क्या कहा गया है, ध्यान करो। अभी हम आपको विसर्ग संधि पढ़ा के आए हैं, तो विसर्ग संधि के 3 रूल पहले ही बताए थे। जब भी कभी आपका कहीं पर विसर्ग आ जाए, उसके पहले यदि कोई उस विसर्ग के पहले यदि कोई आपका क्या आता है, इस विसर्ग के पहले यदि कोई आ या बड़ा आ में से कुछ भी आ जाए, और उसके बाद आपका क्या आ जाए, आप जानते हो, यदि उसके बाद आपका क्या आ जाए, ध्यान करो सर, आपको हमने जो विसर्ग संधि आपको पढ़ाई थी, उस विसर्ग संधि में आपको बताया था कि जब भी कभी आपका आ या बड़ा आ के बाद आपका या तो क्या आ जाए, कोई भी दंत वर्ण आ जाए, जब भी कोई दंत वर्ण आ जाए, यानी कि या तो आपका सा आ जाए या आपका क्या आ जाए, ता आ जाए, तो दंत वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाता है, आपका दंती सा में हो जाता है। ध्यान करो, आपको हमने विसर्ग संधि में कहा था। दूसरा रूल पढ़ाया था, जब भी कभी विसर्ग के बाद आपका मूर्धन्य सा आ जाए या आपका कोई मूर्धन्य वर्ण आ जाए, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, मूर्धन्य सा में हो जाता है। याद होगा, यदि तालव्य सा आता है या तालव्य कोई वर्ण आता है, तो उस विसर्ग के बाद उस तालव्य सा या तालव्य वर्ण का परिवर्तन किस में हो जाता है, तालव्य सा में हो जाता है। वहीं से ये रूल निकलता है। तो वैसे तो यहाँ देखते हो आप महोषधि, इसको यदि आपने तोड़ने की कोशिश की, या आप यहीं से सीधा बता सकते हो, आपने क्या किया, ये महा से आपने आ अलग किया, बन गया क्या, ये औ, तो बता सकते हो कि औ है, और लास्ट में आपका ये सधी आपका अलग हो गया, तो ये औ जो है वह किससे मिलके बना होगा, आप जानते हो। यानी कि ये आपका जो उदाहरण रहेगा, ये महोषधि जो उदाहरण रहेगा वो किसका उदाहरण रहेगा, दीर्घ संधि का। यदि कोई कहता है सन्मित्र, सन्मित्र को यदि आप तोड़ते हो, या तल्लय को, समझना सर जरा क्या हुआ, औ है सर, वेरी गुड। जब भी कभी आ या बड़ा आ के बाद, भूल जाते हैं सर हम भी,
यदि कभी, और ये दीर्घ और वृद्धि संधि में तो सर बहुत मिस्टेक करते हैं, वो बोलेंगे दीर्घ संधि और मुँह से निकल रहा होगा वो वृद्धि संधि, बहुत मिस्टेक करते हैं सर। निश्चिंत रहें आप लोग, लेकिन होशियार हैं। ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण है। यदि कोई कहे सन्मित्र कहें या तल्लय कहें या नमस्ते कहें तो समझना सर जरा, ये तल्लय, ये तो हमने आपको बताया था कि व्यंजन संधि है। जब भी कभी आधा ता ला दिख जाए उसको सीधे बदल दो किसमें, आधे ता में। बाकी के जो अक्षर हैं उनको आप क्या कर दो, सेम लिख दो। यदि इस ला को सीधा आप ता में बदल देते हो तो तत धन आपका क्या बन जाएगा, लय। बात समझ गए? ध्यान करो, व्यंजन संधि बहुत सरल है, आपको सारे व्यंजन संधि हमने आपको पढ़ाई हैं। जब भी कभी आपको आधा ला दिख जाए, आपका आधा ला कैसे आया होगा, जब भी कभी आपके आधे ता के बाद जब आपका आधा ला आ जाए तो उसको आप किसमें बदल देते थे सर, जोड़ के लिखते थे इस प्रकार से तत, और धन क्या करते थे आप, लय। यानी कि इस आधे ता के बाद यदि ये आ जाए तो इस आधे ता का परिवर्तन उसी वर्ण में कर देते थे। यानी आप क्या कर दोगे, तत धन लय। नहीं पढ़ाया हमने तल्लय, ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया तो है सब। तो यहां पर जो तल्ला है वो आपका किसका उदाहरण रहेगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण रहेगा। अब यदि कोई कहे नमस्ते तो नमः धन, ये आपको बता ही दिया कि ये आपका किसके अंतर्गत होगा, नमः धनते। यानी कि नमा धनते आपका किसके अंतर्गत जाएगा, नमस्ते के अंतर्गत जाएगा। ध्यान करो, आपको हमने संधियां पढ़ाई हैं सर, और नमस्ते में जो होती है आपकी क्या संधि होती है, विसर्ग संधि। अब चूंकि यहां पर जो विसर्ग है, ये जो आपका नमः और धन आपका क्या आया है, ते, तो नमा धनते किसके अंतर्गत जाता है, आपका नमस्ते के अंतर्गत जाता है। ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है। समझ में आ रहा सर कुछ की नहीं आ रहा, बताइए सर, समझ में आ रहा कि नहीं, बताओ। ठीक है, ठीक है, एक और रह गया, सन्मित्र। सुनना सर, सन्मित्रम। तो सन्मित्रम को यदि कहें तो देखना सर जरा, ये जो आपका आधा ना है, ये जो सन्मित्रम में आधा ना है, या तो आप तोड़ लो सर, इसको आपने क्या किया, सा किया, और यदि कहें तो आपने क्या किया, आधा ना किया, और धन आपने ये फिर आपकी जो ये मात्रा है किस पर आएगी, माँ पर आएगी, तो आपकी ये क्या हो जाएगा, मी, और धन त्रा और आपका माँ। भाई जब भी कभी आपको ध्यान करो दो पूर्ण वर्णों के बीच में आधा वर्ण आ जाए तो वह उस वर्ण पर आने वाली छुट्टी की मात्रा उस वर्ण आधे वर्ण को अपने अंदर क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। यही कहा था सर। तो सन्मित्र इस प्रकार से लिखा होगा, लेकिन इसको अलग किया तो ये आधा ना है। ये आधा ना जो है वह आपका कहाँ से आया होगा, या ध्यान करो, व्यंजन संधि में आपको बताते थे, और व्यंजन संधि में सारे पॉइंट बताए थे। जब भी कभी आपका ता के बाद क्या आ जाए, पंचम वर्ण आ जाए, जब भी कभी आपका यहाँ पर यदि कहें ता के बाद, जब भी कभी ता के बाद यदि ये पंचम वर्ण आएगा तो ये ता होगा वो अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ये ता किस में परिवर्तित होगा, आपका नाम है, यानी कि आधे नाम में परिवर्तित होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सन्मित्र। लेकिन ये आधा ना किस में बदल जाएगा, आधे ता में, तो सत धन मित्रम आपका क्या होगा, इसका उदाहरण होगा। और ये किसका उदाहरण है, आपका व्यंजन संधि। ये आपका स्वर संधि का है, ये व्यंजन का है, ये व्यंजन का है, और ये रह गया, ये किसका है, आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है सर, चलिए फिर समझना सर। हाँ देखना सर जरा, ये आपका गद्य है, और ये प्रश्न भी आपके यूपी टेट में आते हैं। समझना सर जरा, ये प्रश्न भी आपके यूपी टेट में आते हैं। इन्होंने कहा है समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयंती जनाना। आप समझना सर, पेपर में आप जाओगे तो पैराग्राफ पढ़ोगे, पैराग्राफ का तुम्हें क्या करना पड़ के, पैराग्राफ का तुम्हें क्या करना पड़ेगी, कौन सी तुम्हें उसकी पीएचडी करनी। तुम सीधा प्रश्न पढ़ो और प्रश्न के अनुसार फिर उत्तर पर देखना, चाहे हिंदी हो सर और चाहे आपका संस्कृत में पैराग्राफ आए, आप सीधा किस पे जाओगे, पहले प्रश्न पर। और जब प्रश्न आप पढ़ लो उसके बाद आंसर देखना किसमें, पैराग्राफ में। इसको पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको न जरूरत है। इन्होंने कहा उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं। तो दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, अब पढ़ लो आप, दुष्ट लोग क्यों प्रबल दिखते हैं। समाजे सर्वत्र दुर्जना पीडयंती जनाना, मतलब समस्त समाज में जो दुष्ट हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, पीडयंती जनाना, लोगों को क्या किया जाता है, सताया जाता है या पीड़ा दी जाती है। यद्यपि सज्जनायाम संख्याया अधिका अस्ति, यद्यपि तथापि सज्जनों की संख्या अधिक है, तथापि दुर्जना एवं प्रबला, तब भी दुर्जन क्या है, आपके प्रबल होते हैं। इति
महादश्चर्यम यतो ही सज्जना प्राय तटस्थ भवंती। उसका मतलब यह है कि जो आपके सज्जन हैं वो क्या रहते हैं, इनसे तटस्थ हो जाते हैं। भाई दुर्जन कोई मारपीट कर रहा है तो हमें क्या करना है, हम चल रहे हैं अपनी, जो लड़ रहा है झगड़ रहा है उसको पिटनी दो, निपट लेगा वही। यदि दुर्जना प्रतिपद विरोधा सज्जना करिष्यन्ति, यदि दुर्जना प्रतिपद विरोध सज्जना करिष्यन्ति, यदि सज्जन लोग यदि दुर्जन के इस कार्य का यदि विरोध करें तही निश्चय समाज निर्भयो भविष्यति, तब निश्चित ही समाज क्या होगा, आपका निर्भय हो जाएगा। अब इन्होंने कहा उपयुक्त गति के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, तो दुष्ट लोग प्रबल दिखते हैं, उनकी पहुंच होती है, ऐसा तो कुछ नहीं, वो क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। ये बात सही है, सज्जन क्या रहते हैं, तटस्थ, क्योंकि यदि सज्जन एक हो गए तो दुर्जनों की संख्या तो बहुत कम है। वे धनी होते हैं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उनकी संख्या अधिक होती है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इस पैराग्राफ के अनुसार दुर्जनों की संख्या को कम दिखाया गया, जबकि बताया क्या गया कि सज्जना प्राय तटस्था भवन्ति, जो सज्जन होते हैं वो क्या होते हैं, प्राय तटस्थ होते हैं। चलिए सर, समझ में आ रहा होगा सर, आपको संस्कृत हमसे बेहतर आती है। चलिए सर समझना सर। अगला इसमें नेक्स्ट पूछा गया है, उसी पैराग्राफ का दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त गति के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है। तो समाज में आप खुद समझ गए, निर्भयों की, कि शिक्षकों की सज्जनों की, कि दुर्जनों की। तो अभी तो पढ़ के आए हो कि दुर्जनों की संख्या आपकी क्या है, कम है। चलना सर, इसके बाद फिर समझना, देखना सर जरा, ये श्लोक का भाव पूछा है कि आखिर ये श्लोक का भाव क्या है। महान वृक्षो जायते वर्धते च ताप च भूतानि समश्रायन्ति, यदा वृक्ष सिद्धते दहते चाह तदास्त्रः अनिकेता भवन्ति। बहुत कठिन श्लोक है सर, समझना सर जरा क्या है सर, समझना। महान वृक्षो जायते वर्धते च ताचैव भूतानि समश्रयन्ति, मतलब जो आपके वृक्ष हैं, ध्यान रखना, वृक्ष हैं वह महान व्यक्तियों की तरह यदि बढ़ते हैं, ताचैव भूतानि समश्रयन्ति, यानी कि जो समस्त लोग हैं, यानी कि जो सारे प्राणी हैं, भूतानि मतलब भूतल पर रहने वाले जितने प्राणी हैं वो उनके अंदर क्या रहते हैं, आश्रय लेते हैं। यदि वृक्ष सिद्धते दहाते च तदाश्रय अनेका भवन्ति, यदि ध्यान रखना, वृक्ष सिद्धते दहते च, यानी वृक्षों को क्या कर दिया जाए, यदि नष्ट कर दिया जाए, तदाश्रय अनिकेता भवन्ति, अनेक लोग हैं जो क्या हो जाएंगे, उनके आश्रय से विमुख हो जाएंगे। क्यों, आपके पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ऐसे हैं जो पक्षी है वो कहाँ आश्रय लेते हैं, पेड़ पौधों पर लेते हैं। तो पेड़ वृक्षों पर क्या रहते हैं, आपके बहुत से जीव जंतु या अनेक जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं। यदि उनके नष्ट होने पर उनका आश्रय भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या बताया गया है कि वृक्षों को काटना जलाना नहीं चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वृक्ष पर सारे प्राणी क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। हाँ ऐसा तो ठीक है, ये कह सकते हैं। वृक्ष महान होता है, हाँ ठीक है, वृक्ष महान भी मान लें। यदि वो कहें प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं, वृक्ष के नष्ट होने पर वे भी निराश्रित हो जाते हैं, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पूरी कहानी किसमें कही गई है, इसमें कही गई है। ठीक है सर, इतनी संस्कृत तो तुम्हें आती है, वेरी गुड सर। नेक्स्ट, उपयुक्त श्लोक में भूतानी का मतलब क्या है, तो समझना सर जरा, भूतानी का मतलब क्या है, भूतल पर रहने वाले जो आपके प्राणी हैं। अच्छा ठीक है सर, उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य क्या है, तो भूतानी का मतलब आप समझ गए कि भूतल पर रहने वाले लोग, और आपको किसको टिक करना है, प्राणी। ठीक है सर, ये तो पता ही है, भूतानी मतलब भूतल पर निवास करने वाले। चलिए नेक्स्ट आता है भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ये तो तुम्हें याद करना ही है सर। ठीक है ना सर, याद करना ही है। ध्यान करो, वो पढ़ती पढ़ता पढ़ंती पढ़सी पढ़ता पढ़त पढ़ावी पठावा पठामा, ये सब तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, 5 के 5। समझना सर, ये तो भव धातु के हैं, तो पठ से भवती भवता भवंती कर लेना, क्या फर्क पड़ता है सर। ये रहे आपके भू धातु, भू का मतलब होता होना, लट लकार लट लकार। सबसे पहले कहते हैं भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवाव भवामा। यदि कोई कहता है भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यत और भविष्यामी भविष्यावा भविष्यामा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, उनके द्वारा पूछा गया भू धातु, आपसे पूछा गया भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है लोट लकार, और लोट लकार में आपका क्या रहा, ये रहा लोट लकार। अब लोट लकार में क्या पूछा है, लोट लकार में उन्होंने आपसे पूछा है मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन कौन होगा, ये रहा आपका मध्यम पुरुष, और एक वचन आपका क्या होगा, ये रहा।
बात समझ गए? तो मध्यम पुरुष एक वचन जो आपका भव, अब सर आप एक याद रख लेंगे केवल पठ का तब भी काम चल जाएगा, या भव का याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। एक का भी याद रख लोगे तो उसी से काम चल जाएगा। जैसे आपको राम के रूप याद होने चाहिए, एक आध आपका मतलब रमा का एक होना चाहिए, राम का एक होना चाहिए, वो एक पुस्तक का हो जाए, बस 3 से काम चल जाता है सर। जब कभी आपके नदी वगैरह के हैं तो एक आध नदी का यदि है तो अच्छी बात, नहीं तो 3 से आप, हम तो निकाल लेते, आप निकाल पाते कि नहीं वो पता नहीं, 3 से निकल आता है वैसे सर, और 1 से भी कभी कभार काम चल जाता है सर। लेकिन यदि कोई कहे यहाँ तो पठ धातु एक दो जरूरत और पड़ती है तो उनकी भी जरूरत पड़ती है आपकी, लेकिन ये लोट लकार का आपका मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है आपका भव। यदि कहें तो आपका क्या पूछा गया है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो ये आपका क्या रहेगा भव, यानी कि ये आपका विकल्प क्या है, सही है। ठीक है सर, बताओ कोई दिक्कत हो? ये आपकी संस्कृत तो कंप्लीट हो गई सर, ठीक है ना सर। 10 क्वेश्चन थे संस्कृत में, सबके 10-10 क्वेश्चन लेके आए थे, 10 संस्कृत के हैं, 10 शायद या 12 हिंदी के हैं, जितने भी हों, 10-12 आपके इन्वायरमेंट के हैं, 10-12 आपके साइकोलॉजी के हैं, सबके 10-10-12 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना सर। ये वो पीडीएफ नहीं है जो आपको अलग से जो सेट की कहा था, वो सेट अलग है 150 क्वेश्चन का, वो हम आपको जाते समय आपको सौंप देंगे तो आप उसको सॉल्व करना घर बैठ के, ठीक है। ये वो सेट है जिसको आपको 10-10 क्वेश्चन क्या करना है, आपको सीखना है, ठीक है ना सर। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब अगला सेट लेते हैं सर। ठीक है सर, चलिए सर समझना। सुनो सर, आप पहले एनवायरनमेंट लेते हैं सर, समझना सर जरा। पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। तो हमने आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ाया है, ध्यान करो, और पारिस्थितिकी में सब कुछ बताया है कि पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे, तो वो अर्नेस्ट हैक्केल, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र को बताने वाले कौन थे, एजी टॉन्सले। याद होगा सर, यदि कोई कहता है पारिस्थितिकी तंत्र को देने वाले कौन है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था किसने, एजी टॉन्सले ने। जबकि जो अर्नेस्ट हैक्केल हैं, उन अर्नेस्ट हैक्केल के द्वारा क्या प्रदान किया गया था, केवल पारिस्थितिकी शब्द दिया गया था। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो दिया गया था हैक्केल के द्वारा, जबकि इकोलॉजी सिस्टम जो है आपका, वो तंत्र जो है वो किसके द्वारा दिया गया, एजी टॉन्सले के द्वारा। तो आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, एजी टॉन्सले। समझना सर जरा, एनवायरनमेंट में आपको अधिकतर पढ़ा रखे हैं, समझना। यदि कहता है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है, तो समझना सर जरा। यदि कहें स्थल मंडल या जल मंडल या स्थल मंडल या जीवोम या जैव मंडल, समझना सर जरा। आपको सारे पॉइंट हम समझाते हैं और हमने आपको शायद ये बताया भी है, ध्यान रखना सर जरा, बताया भी है। जल मंडल कौन सा मंडल है, जहां पर आपके जलीय जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं। स्थल मंडल आपका कौन सा है, जहां पर स्थलीय जीव आपके क्या करते हैं, निवास करते हैं। जीवोम, और इसके बाद आता है आपका जैव मंडल। अब परेशान होगी कि ये जीवोम और जैव मंडल में क्या अंतर है, समझना सर जरा। यदि जैव मंडल कहें तो जैव मंडल के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है, लेकिन नहीं बताया है क्या, जीवोम के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया है कि आखिर जीवोम का मतलब क्या है, समझना सर जरा। जीवोम के बारे में यदि बात कहें तो जो जीवोम होगा, आपका जो जीवोम होगा और जो जैव मंडल होगा, इस जीवोम के अंतर्गत देखना सर जरा, जीवोम के अंतर्गत वो जीव आ जाएंगे जिनके अंतर्गत क्या आता है, आपका जीवन। लेकिन यदि जैव मंडल को लिया जाए तो जैव मंडल के अंतर्गत वो जीव आ जाएंगे जो आपके जैविक और अजैविक घटकों के सम्मिश्रण से आपके क्या होते हैं, तैयार। मतलब जैव मंडल में स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, आपका वायु मंडल हो, सारे के सारे मंडल किसमें आ जाएंगे, जैव मंडल। तो सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन होगा, जैव मंडल। और हमने तुम्हें वैसे भी पढ़ा है कि सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी मंडल होता है वो कौन सा मंडल होता है, जैव मंडल। ये जीवोम का मतलब क्या है, जीवोम का मतलब यही है आपके वो जीव जिसको आप जैसे एक कहते हो वायोम शब्द, ध्यान करो आपको पढ़ाया था, उसी प्रकार का है आपका जीवोम। तो जीवोम का मतलब क्या है, जहां पर आपके जो जीव जंतु जिस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जीव जंतु से काम नहीं चलेगा आपका, आपको किसको लेना है, पूरे जैव मंडल को लेना है। और ये शब्द
ये शब्द जो है आपके पारिस्थितिकी में दिया गया है, इसको नहीं दिया गया है जीवों को, तो आपको टिक क्या करना है, जीवों। अगला समझना सर जरा, यदि कहें कि इनमें जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है, तो समझना सर जरा, हमने ये भी आपको बताया था कि आपका जीव मंडल का जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा। समझते चलना सर, सारे पॉइंट हमने आपको लगभग कह रखे हैं। समझना, सबसे पहले यदि कहता है तो हमने आपको 4 बॉक्स इस प्रकार से बना के दिखाए थे कि किसके बाद आपका क्या आता है। ध्यान करो, सबसे पहले आपको क्या बताया था, जनसंख्या या आपकी पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय या भूतरस। तो देखना सर एक एक करके। सबसे पहले यदि बात कहें तो ध्यान करो, हमने आपसे कहा था लोग हैं, कुछ लोग मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जनसंख्या का निर्माण करेंगे। भाई सबसे पहले यदि हम कहें तो सबसे पहले आपकी क्या आएगी, जनसंख्या। भाई लोग हैं, लोग वाग रह रहे हैं, तो आपस में क्या होगी, आपकी जनसंख्या आएगी। भाई जनसंख्या सबसे पहले आएगी, क्योंकि लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी जनसंख्या ही तो कहलाएगी। अरे सर समझते चलना, इसके बाद जनसंख्या के बाद यदि कहें तो जनसंख्या के बाद आपका क्या आता है, जैव मंडल का एक सही क्रम। इस जनसंख्या के बाद आपका जनसंख्या, यहां पर मान लिया कि आपका 50 लोगों का समूह है, वह आपका जनसंख्या कहलाया। 100 लोगों का समूह है, वो आपका क्या कहलाया, संख्या। और 100 लोगों के समूह ने एक अलग समुदाय का निर्माण किया और 50 लोगों के समूह ने एक अलग समुदाय का निर्माण किया, और दोनों के दोनों अलग अलग जो जनसंख्या थी वो आपके क्या कहलाने लगी, समुदाय कहलाने लगी। जैसे कि जंगल में शेरों की संख्या क्या थी, कम थी, तो वह शेरों की संख्या जनसंख्या कहेंगे, और शेरों की संख्या वो एक जाति कहलाएगी, यानी उनका एक पूरा ग्रुप कहलाएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा, समुदाय के अंतर्गत। दूसरा आपका बकरियों की संख्या या आपके शाकाहारी जीवों की संख्या अधिक है, तो वो आपका दूसरा समुदाय कहलाएगा। तो समुदाय क्या होता है आपका, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, समुदाय को लिखोगे। अब समझना सर जरा, समुदाय के बाद यदि कहें तो जो समुदाय होंगे, कई समुदाय मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का। यानी कि जो आपके समुदाय होंगे, जैसे कि एक आपका यहाँ पर शेर का समुदाय है, यहाँ पर बकरी का समुदाय है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की घास का समुदाय है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की घास का समुदाय है। ये समस्त समुदाय मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाएगी, श्रृंखला, और श्रृंखला बनेगी तो आपका क्या कहलाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। लास्ट में आपका क्या आता है, बड़े पैमाने पर देखा जाता किसी एक इस पृथ्वी के स्थल का दृश्य यदि देखा जाए, आप ऊपर से देखते हो कि ये पृथ्वी के स्थल का एक दृश्य है। आप उत्तर प्रदेश को ले लो, हमने आपको ऊपर से उत्तर प्रदेश को देखा, तो उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी तंत्र दिखाई देगा, उसके अंदर समुदाय आएगा, समुदाय के अंतर्गत क्या निवास करेगी, जनसंख्या। तो ये सी ही इसका क्या है, आपका सही विकल्प है, ध्यान रखना। जनसंख्या, उसके बाद आता है समुदाय, इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र, और लास्ट में आपका क्या चलता है, भूदृश्य। क्लियर है सर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि भूदृश्य के अंतर्गत आप ऊपर से देखोगे तो भिन्न भिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपको क्या किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। ठीक है, समझना सर जरा। नेक्स्ट, ये आपको पढ़ाया है तब भी, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है या कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है, तो समझना। तालाब हुआ, वन हुआ, खेत हुआ, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। समझना सर जरा, हमने आपको पूरी टेबल पढ़ाई थी कि जो पारिस्थितिकी जो या परितंत्र है वो आपके 2 प्रकार से चलती हैं। एक चलता है आपका प्राकृतिक, ध्यान करो, और दूसरा चलता है आपका क्या, कृत्रिम। भाई मुख्य रूप से तो देखा जाए आपके यही तो चलते हैं, एक चलता है प्राकृतिक और एक आपका चलता है क्या, कृत्रिम। यदि बात कहें, भूल गए तुम सब भूल गए, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान करना सर। हमने आपको जो तंत्र पढ़ाए थे, पारिस्थितिकी तंत्र, याद होगा सर, एक होता है क्या, प्राकृतिक, और एक होता है आपका क्या, कृत्रिम। यदि प्राकृतिक तंत्र की बात कहें तो प्राकृतिक तंत्र में क्या आएंगे, वही नदी हुआ आपका, इसमें जो आपके प्राकृतिक तंत्र में मतलब वो वस्तुएं जो प्रकृति प्रदत्त हैं वो आपकी प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आएंगी। लेकिन कृत्रिम परितंत्र जिसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है, मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है। मनुष्य के द्वारा क्या क्या बनाया जाएगा, खेत हुआ, खलियान हुआ आपका, चाहे वो खेत हो, चाहे खलियान हो, चाहे आपका एक्वेरियम हो या आपका जलाशय हो, कोई भी हो आपका ऐसा जो किसके द्वारा निर्मित किया गया हो, मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया हो, उनको आप किसके अंतर्गत रखोगे, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत रखोगे। और इसमें आपका देख रहे हो तालाब है, वन है। यदि आप कहते हैं, देखना सर जरा, तालाब, या आप कहते हो वन, या आप कहते हो क्या, खेत, या आप कहते हो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो है नहीं सर। ये तालाब, अभी कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, इसका निर्माण तो मनुष्य ने भी कर दिया। भाई तालाब का निर्माण किसने कर दिया, मनुष्य ने। और आपका जो वन है,
इसका निर्माण तो मनुष्य कर नहीं सकता। यदि कहें कि ये आपका खेत, लेकिन खेत को क्या कर सकता है मनुष्य, इसका निर्माण कर सकता है। देखना सर जरा डाउट देखना सर, क्या तालाब को मनुष्य नहीं बना सकता? भाई खोद के किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, तो ये तो कृत्रिम पारितंत्र है। यदि कहें ये खेत, ये किसने बनाया? ये भी मनुष्य ने, वही जमीन थी मृदा, उसको जोत करके खेत यानी कि कृषि के उपयोगी बनाया, और जब कृषि के उपयोगी बनाया तो आपका खेत जो कहलाया वो क्या कहलाया? कृत्रिम पारितंत्र कहलाया। ये तालाब भी कृत्रिम पारितंत्र लग रहा है। यदि वन कहें, वन तो मनुष्य के द्वारा, भाई मनुष्य, यदि वन की बात कहें तो मनुष्य को पेड़ लगाने पड़ेंगे, फिर जीव जंतु रखने पड़ेंगे, तो क्या मनुष्य नहीं? ये जो वन है ये किसके द्वारा प्रदत्त है? तो वन तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, नदी हुआ, समुद्र हुआ, आपके भिन्न भिन्न प्रकार के झरने हुए, झीलें हुई, ये सब किसके द्वारा निर्मित हैं? भाई देखा होगा आपने, जो कुछ प्रकृति प्रदत्त झीलें हैं, तो कौन सी झीलों की बात कर रहे हैं? यहाँ पर आपको मानव निर्मित झीलों की बात नहीं करना। यहाँ जब तक कि वो स्पेसिफाई ना कहे कि ये मानव निर्मित झील है, जब तक तुम अपनी तरफ से नहीं समझोगे कि वो मानव निर्मित झील है। या तालाब के बारे में जब तक वो ना कहे ये आपका मानव निर्मित तालाब है, तो तालाब को तुमको क्या मानना है? तालाब की खुदाई कर दी, जरूरी है। भाई एक ऐसा स्थान था जहां पर पानी भरने लगा, धीरे धीरे उस स्थान पर जब पानी भरता रहता है तो जीव जंतु अपने आप उसमें क्या करने लगते हैं? निवास करने लगते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तालाब में क्या करने की? जीव जंतुओं को छोड़ने की, अपने आप जीव जंतु क्या आ जाएंगे। आप जाओगे तालाब में सांप भी मिल जाएगा, बतख मिल जाएगा, क्या तुमने उनको रखा है? नहीं, वो आपके प्रकृति प्रदत्त हैं, अपने आप क्या है? तालाब में आ गए। तो तालाब भी आपका क्या है? प्राकृतिक में आएगा। वन भी आपका प्राकृतिक में आएगा। केवल खेत है जो आपको किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? मनुष्य के द्वारा। तो याद रखना, खेत हो, खलियान हो, आपका एक्वेरियम हो, यही उदाहरण आपके किसके अंतर्गत चलते हैं? इसके अंतर्गत चलते हैं। बाकी का जो रहेगा वो सब किसके अंतर्गत? जब तक वो खुद ना कहे मानवीकृत तालाब, मानवीकृत वन, तब तक आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करोगे। आपको क्या मानना है? ये तालाब हुए, वन हुए। भाई तालाब था, जरूरी है, आपने बनाया, अच्छी बात है, हम कह सकते, लेकिन लिखा कहाँ मानवीकृत तालाब? जब तक कि पेपर वाला कुछ ना लिखे, अपनी तरफ से कुछ मत करना कि ऐसा से ऐसा हो जाए, ऐसा से ऐसा हो जाए, कुछ ना हो जाए। जो कुछ लिखा है बस वैसा ही ठीक है। ठीक है सर, तो आपका उदाहरण क्या रहेगा? खेत रहेगा। समझना सर जरा। यदि कहें कि ये तो पता है पृथ्वी पर कौन सा एक विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आप खुद जानते हो, हमने आपको बताया है, घास के मैदान, पर्वत हुआ, वन हुआ, समुद्र हुआ। ध्यान करो, आपको सीधा बताया था सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्र। स्थायी भी है और आपका विशालतम भी है। यानी कि स्थायी के बारे में भी पूछें तो भी आपका सबसे अधिक स्थायी कौन है? यही समुद्र है। और विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कहें तब भी आपका कौन सा तंत्र है? यही तंत्र है। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें? समझदार हो सर, ये तो हमने आपको पढ़ाया है। समुद्र, अब कोई कहे घास का मैदान, पर्वत, वन, मान लिया घास का मैदान किस क्षेत्र में होगा? निश्चित भूभाग में। पर्वत, अब निश्चित से भूभाग की छोड़ो, इस पर कितने जीव जंतु निवास कर सकते? भाई जितने चाहे उतने। घास है, घास में शाकाहारी जीव जंतु, मांसाहारी जीव जंतु, अन्य जीव जंतु निवास करने लगे। लेकिन पूरे पृथ्वी पटल पर यदि देखा जाए तो आपका जो जल है वो आपका अधिक भूभाग पर है, जबकि स्थल क्या है? आपका कम भूभाग पर। तो बृहद पारिस्थितिक तंत्र किसके अंतर्गत आएगा? समुद्र। वन आपका इसी के अंतर्गत है। पर्वत है तो पारिस्थितिक तंत्र, लेकिन ये आपके लघु पारिस्थितिक तंत्र यानी कि मध्यम पारिस्थितिक तंत्र और लघु पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते। बृहद पारिस्थितिक तंत्र केवल क्या है? समुद्र। फिर चलना सर जरा, यहां पर यदि कहें पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है, तो समझना सर जरा। वैसे तो यदि देखा जाए, समझना, पारिस्थितिकी असंतुलन यदि वनों उन्मूलन, मतलब वनों का क्या कर दिया जाए? उन्मूलन कर दिया, वनों को काट दिया जाए, वनों को काटना, उन्मूलन। मरुस्थलीकरण, मतलब जहां पर आपने मरुस्थल कर दिया तो वहां पर भी आपका क्या होगा? पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, मतलब पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। यदि वर्षा की परिवर्तनता, मतलब वर्षा यदि परिवर्तित हो रही है, कभी वर्षा हो रही कभी वर्षा नहीं हो रही, तो ये भी आपका क्या होगा? पारिस्थितिकी संतुलन का कारण होगा, मतलब पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण होगा। यदि कोई कहे बाढ़ या अकाल, कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर अकाल पड़ जाए, तो वह भी आपका पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या होगा? कारण होगा। लेकिन उसने कहा है कि प्रमुख कारण कौन सा है भारत में? सबसे ज्यादा प्रमुख, इससे मानते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ जाएगा, इससे मानते हैं पारिस्थितिकी जो संतुलन है बिगड़ जाएगा, और मरुस्थलीकरण से भी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन सबसे अधिक प्रभावी कौन करेगा? वनों उन्मूलन। वनों का काटना सबसे ज्यादा क्या करता है? अधिक इफेक्ट डालता है। तो आपका टिक क्या होगा? वनों का उन्मूलन, या वनों का उन्मूलन की जगह कह दें वनों का काटना, तो भी सही है सर। ये भी किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत। ध्यान करना सर, वनों के काटने से रिलेटेड हमने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए थे। वनाग्नि मतलब आग लग जाए,
या वनों को आपने काट दिया जाए या लकड़ी प्राप्त कर ली जाए, कागज का निर्माण कर लिया जाए, तो उस वन से ज़्यादा इफेक्ट है, यानी कि वन के उन्मूलन से अधिक इफेक्ट है किसको, पर्यावरण को। तो पारिस्थितिकी असंतुलन सबसे ज़्यादा किससे प्रभावी होता है भारत में, वनों उन्मूलन से। ठीक है सर, बात समझ में आ रही होगी, बस 4-5 और रह गए होंगे, आप परेशान ना हो सर। चलिए सर सुनो, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। ध्यान करो, आपको हमने बताया था कि पहले नंबर पर क्या आता है, उत्पाद आता है, यानी कि पहले नंबर पर उत्पाद आता है। दूसरे नंबर पर यदि कहें तो आपका क्या आता है, उपभोक्ता आता है। और तीसरे नंबर पर यदि कहें तो तीसरे नंबर पर आपका आता है अपघटक। समझना सर जरा, उपभोक्ता की 3 कैटेगरी हैं, एक आपका आता है प्रथम श्रेणी, दूसरा आपका आता है द्वितीय श्रेणी और तीसरा आपका आता है तृतीय श्रेणी। समझना सर, उत्पाद का मतलब आपको बताया था कि उत्पाद का मतलब होता है वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाए, या वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो जीव जंतु तो बहुत कम अपना भोजन बनाते हैं, आपके पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पर उत्पाद में केवल किनको रखते हो आप, पेड़ पौधों को, यानी कि जो समस्त पृथ्वी पटल पर आने वाले पेड़ पौधे किसमें होंगे, उत्पाद के अंतर्गत रहेंगे। उनको आप उत्पादक कह दो या उत्पाद कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता की बात कहें, उपभोक्ता किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। ये तीनों के तीनों उपभोक्ता की श्रेणी है। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता वो है जो आपका सपोज दैट पेड़ पौधों पर जो क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे कि आपका बकरी हुआ, गाय हुआ, आपके शाकाहारी जीव जंतु जो किस पर निर्भर रहे, पेड़ पौधों पर क्या रहे, आपके निर्भर रहे, तो उनको क्या कहा जाता है, प्रथम उपभोक्ता कहा जाता है, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता। वैसे जीव जंतु जो शाकाहारी जीव जंतुओं पर क्या रहे, निर्भर रहें, और वो उनको अपना भोजन के रूप में क्या करें, भोजन के रूप में उनका भक्षण करें, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, द्वितीय उपभोक्ता। वे जीव जंतु तीसरे नंबर पर आते हैं जो सर्वोच्च मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं, जो इनको भी खा जाएं और इनको भी खा जाएं, उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। अब पूछा गया है सर, और अपघटक आप जानते हो, इन सभी को, ये सभी हो, ये हो, ये हो, कोई भी हो, सभी को मरने के बाद उनका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके अपघटक कहलाते हैं। कहीं कहीं इनका नाम अपमार्जक भी जाना जाता है, हमने आपको पढ़ा रखा है, अपमार्जक हो, अपघटक सब क्या है, यही है। अब पूछा गया है दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। यहां पर आ गया है आपका चींटी और आ गया है आपका लोमड़ी, यदि कहें तो आ गया है आपका हिरण, आ गया है आपका बाघ। समझना सर जरा, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है जो शाकाहारी जीव जंतुओं पर क्या रहे, निर्भर। हिरण आपका क्या करता है, घास फूस खाता है, ये बाघ तो खुद हिरण को खा जाता है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, मांसाहारी, यानी कि तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये आपका क्या कहें, हिरण, ये जीव यानी कि ये जो आपका है हिरण, जो जीव है, चाहे हिरण हो, चाहे बकरी हो, चाहे आपका गाय हो, ये सब किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहने के कारण पेड़ पौधों पर, इनको क्या कहेंगे हम, प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कहते हैं। यदि कोई कहे चींटी, लोमड़ी जो है, लोमड़ी आपकी किसके अंतर्गत आती है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी बकरी को खा जाती, हिरण को खा जाती, तो आपकी जो लोमड़ी होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत। यदि कहें चींटी, चींटी को आपने देखा होगा, चींटी आटे को भी खाती है, आटे को खाने के साथ साथ नीचे देखोगे आप, पेड़ पौधों के नीचे जड़ों में आपकी क्या लग जाएगी, चींटी लग जाएगी, उसकी जड़ को क्या कर ले जाएगी, खा जाएगी। तो वनस्पतियों को सीधा भी ये चींटी क्या करती है, खाती है। वनस्पतियों को देखा होगा चींटी डायरेक्ट खाती है, तो ये प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी। लेकिन देखा होगा